हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज चल रही है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन को लेके मैं आपके सामने आया हूं, जिसको कि मैं आपको एक केस स्टडी की मदद से समझाऊंगा। केस स्टडी नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन, जिसको कि हम आपका डब्बा वाला के नाम से जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। फिर हम देखेंगे किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। डब्बा वाला पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज IIM अहमदाबाद से लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर केस स्टडी किया है। आज भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई भी केस होता है तो डब्बा वाला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पॉपुलैरिटी तो इनकी इतनी है कि जब ब्रिटेन से प्रिंस चार्ल्स मुंबई आए थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम आपका डब्बा वाला से मिलना चाहते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल की वजह से। ताज्जुब की बात यह है कि डब्बा वाला अपनी डिसिप्लिन के इतने जाने जाते हैं कि प्रिंस चार्ल्स से मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। जब जितेंद्र जैन पुलिस कमिश्नर ने मुंबई डब्बा वाला के जो प्रेसिडेंट को कॉल किया था कि प्रिंस चार्ल्स आपसे मिलना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन था प्रिंस चार्ल्स कौन है, तो वहां पर बताया गया कि ब्रिटेन के राजा हैं। तो बोला उनसे बड़े महाराजा तो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर प्रिंस चार्ल्स हमसे इतना मिलना चाहते हैं, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं। अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं, उनसे बोलिए 11:20 से लेकर 11:40 तक चर्च गेट स्टेशन के बाहर आके हमसे मिले। प्रिंस चार्ल्स उनसे मिलने आए। वर्जिन एयरलाइंस जो ब्रिटेन की 400 ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक पार्ट है, जिसके की ओनर रिचर्ड ब्रैंसन है। रिचर्ड ब्रैंसन इंडिया आए थे, चर्च गेट तक वो आपके डब्बा वालास के साथ ट्रैवल किया। उन्होंने उनके वर्किंग स्टाइल को पूरा समझा, उन्हीं की ड्रेसेस में, उन्हीं के स्टाइल में उनके साथ ट्रैवल करते गए। तो डब्बा वालास अपने वर्किंग स्टाइल, अपने वर्किंग कल्चर, डिसिप्लिन, इन सब के लिए जाने जाते हैं। डब्बा वालास के बारे में बता दूं, एक्चुअली ये काम क्या करते हैं। डब्बा वाला आप ही के घर का बना हुआ खाना लेकर वर्क प्लेस तक आप ही के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वे आपका बना हुआ खाना आप ही को मिलता है। डेली अगर हम लेके चलते हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मुंबई में जो लोग रहते हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, उनके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो मुंबई की लोकल्स में अपने साथ टिफिन कैरी कर सकते हैं। सुबह उनको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, और अर्ली मॉर्निंग निकलने के लिए उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि गर्मा गर्म खाना लेके वो अपने साथ निकले और दोपहर में जब लंच करने जा रहे हैं तो खाना वही गर्मा गर्म रहे। ये सर्विस आपके डब्बा वाला प्रोवाइड करते हैं। खाली खाना ही नहीं होता, उसके साथ कोई एडिशनल सर्विसेज होती है, फ्री ऑफ चार्ज एडिशनल सर्विसेज भी आपकी प्रोवाइड करते हैं। डब्बा वाला के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करता हूं, एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं या क्या इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में। डब्बा वाला जो है 1890 आज से 130 साल पहले इन्होंने अपना काम शुरू किया था। ऑल्दो दे वर रजिस्टर्ड एज एन एसोसिएशन इन 1956। डेली 60 to 70 किलोमीटर आपका ट्रेवल करते हैं। मैं एक डायग्राम की मदद से बताऊंगा किस प्रकार से ये ट्रेवल करते हैं। और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 5000 की इनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। 5000 की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली वर्कारी सेक्ट को ये आपको बिलोंग करते हैं। पूना के पास आपके पंढरपुर से ये लोग आते हैं। और वर्कारी सेक्ट जो कि शिवाजी के वॉरियर्स की एक सेक्ट आपको माना जाता है, वो 8th क्लास तक की इनकी स्कूलिंग रहती है। एवरेज लिटरेसी रेट 8th क्लास तक की है। डेली 2 लाख टिफिन बॉक्सेस से डील करते हैं। 5000 एम्प्लॉयज डेली इंटरेक्टिंग विद 2 लाख पीपल्स। इसका मतलब खाना लाना और आपका टिफिन आपका कलेक्ट करना और टिफिन आपका वापस आपके घर तक पहुंचाना, डेली 4 लाख ट्रांजेक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, 4 लाख ट्रांजेक्शन विद 99.9999% एक्यूरेसी, जिसको कि हम आपका 6 सिग्मा के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 6 सिग्मा का मतलब होता है, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक एरर आपका होता है इन एवरी 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस। 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस में एक एरर, दैट इज डब्बा वालास। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो डब्बा वालास जो है 3 घंटे का इनका वॉर टाइम होता है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जब तक आपको टिफिन नहीं डिलीवर कर देते तब तक इनका ये वॉर टाइम माना जाता है। और इसी वॉर टाइम में किस प्रकार से एक कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब यह है, नॉट इवन ए सिंगल केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट देम इन हाई कोर्ट। आज तक कभी भी इनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं हुआ, कोई इनके बीच में डिस्प्यूट नहीं है। 0 केसेस, 0 डिस्प्यूटेड के साथ ये आपका काम करते हैं। वो भी मुंबई में जब लोकल में रश रहता है तो किस प्रकार से मैनेज करना है, ये आपका जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन आता है। तो मुंबई डब्बा वालास के बारे में इसको बताने के लिए मैं आपको पहले इनकी थोड़ी सी वर्किंग स्टाइल को बताता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करते हैं।
दिस इज द कोड यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ द टिफिन। टिफिन जो है उस पर किस प्रकार से ये लोग डब्बा पे या टिफिन पे ये लोग किस प्रकार से कोडिंग का यूज करते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन काम करता है, इसको मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। दिस इज द कोड गिवन टू द रेसिडेंट डब्बा वाला। मीन्स अगर मान लीजिए आपका घर है, आपके घर से अगर टिफिन उसको कलेक्ट करना है तो उसका जो कोड है वो रेसिडेंट डब्बा वाला कोड होता है। तो रेसिडेंट डब्बा वाला कोड जो है वो मान लीजिए यहाँ पे आता है। यहां से डब्बा वाला जो है वो आपका डब्बा को कलेक्ट करता है, ही गोज टू स्टेशन। मान लीजिए विली पार्ले स्टेशन है। विली पार्ले स्टेशन में यहाँ पर जाके इसकी सॉर्टिंग होती है, इनके साथ इनके कुछ मेंबर्स रहते हैं, डब्बा वाला अलॉन्ग विथ फ्यू मेंबर्स वो यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है। मान लीजिए विली पार्ले से चर्च गेट आना है तो वहां पे ये जो नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है, दिस इज द कोड फॉर द डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन। ये डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पे जाकर डिलीवर किया जाएगा। जब यहाँ पे डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पे डिलीवर हो जाता है, इधर से ट्रांसफर होता है। नंबर 2 जो यूज किया जा रहा है, इट इज द कोड फॉर डेस्टिनेशन डब्बा वाला कोड। यहां से अगेन डब्बा वाला को जो हैंड ओवर किया जाता है तो वो आपका मान लीजिए टावर का नाम है एक्सप्रेस टावर और उसके 9th फ्लोर पे आपका डिलीवर करना है तो 9th फ्लोर पे जाके डिलीवर किया जाता है। सम अप करने के लिए फिर से बता रहा हूँ, आपके घर से खाने को कलेक्ट किया, खाने को कलेक्ट करके रेलवे स्टेशन पहुंचाया, रेलवे स्टेशन में उसकी सॉर्टिंग हुई, क्योंकि मुंबई में आप देखिए अलग अलग रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशन है। अगर मान लीजिए आपका विरार से चल रहे हैं और चर्च गेट तक आना है तो उसके बीच में मान लीजिए विले पार्ले स्टेशन है, विले पार्ले स्टेशन में उसकी लोडिंग की गई, वहां से चर्च गेट स्टेशन आया, चर्च गेट स्टेशन से उसको उतार के दूसरे डब्बे वालों को दिया, दूसरा डब्बा वाला जो है वो आपके फाइनल 9th फ्लोर पर ले जाके आपको डिलीवर कर रहा है। ये सारा काम 12 से 1 बजे के बीच में हो जाता है। लंच करते हैं, 1:30 बजे से फिर से प्रोसेस शुरू होता है और शाम के 4:30 बजे तक डब्बा जो है वो दोबारा आपके घर आ जाता है। तो जो सुबह 9 से लेके 10:30 के बीच में डब्बा कलेक्शन करने का काम शुरू हुआ था वो आपका शाम को 4:30 बजे आप ही के घर में 4:30 से 4:40 के बीच में आप ही के घर में आके हो जाता है इन ए वेरी डिसिप्लिन वे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो आपके 6 डिफरेंट हैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आपसे डब्बा वाला से स्टेशन पे आपका फिर इनके ग्रुप के साथ देन पूरे ट्रेवल करना, वहां पे डेस्टिनेशन स्टेशन पे उतरना, अगेन एक डेस्टिनेशन डब्बा वालों को देना, अलग देना। एक टिफिन 4 लाख ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया, 2 लाख टिफिन आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, 5000 मेंबर्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इट इज एरर फ्री जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबको अपना अपना रोल मालूम है, किस प्रकार से रोल करना है। इसी चीज को हम आपका कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं, जिसके लिए डब्बा वाला आपके जाने जाते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक आपका लेके चल रहे हैं, इस केस की मदद से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार डब्बा वाला काम करते हैं। तो हमारा जो आपका टॉपिक है वो हमारा है कोऑर्डिनेशन। इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर देन द सक्सेस टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो सक्सेस अपने आप ही आएगी। इसी को हम आपका कोऑर्डिनेशन पे लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेशन को जो डिफाइन किया गया है, कोऑर्डिनेशन के बारे में वो बताया गया है, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कीवर्ड इसको ध्यान रखिएगा, जहां पे भी सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है, सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है, इसका मतलब वहां पे कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है। हॉट्स में अगर पूछा जाता है आपको इसी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि सिंक्रोनाइजेशन आ रहा है, दैट मींस वहां पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इट इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस or efforts of various units of an organization. This provides requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures planned objectives are achieved with minimal conflict. तो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट में आपका अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, इन सब चीजों को ध्यान में रखें। जब एक्टिविटीज होती है या एफर्ट्स जो होते हैं इनको सिंक्रोनाइज किया जाता है तो उसी को हम आपका कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेशन के टॉपिक में हमको आपका 3 चीजों को कवर करना है, जिसमें हमारी सबसे पहले जो आती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। Characteristics of coordination, there are 6 different characteristics. It integrates group efforts. It ensures unity of action. Coordination is a continuous process. Coordination is all pervasive function. Coordination is the responsibility of every manager and coordination is a deliberate function. ठीक है, ध्यान रखिएगा। GE कार्ड का नाम देते हैं। Group efforts ensure unity, continuous, all pervasive,
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलिब्रेट फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स की जब बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। 3 वर्ड्स उनको ध्यान दीजिएगा, इट यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। एक केस आपको बताता हूं ऑल्विन कंपनी का, किस प्रकार से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से 1999 में कंपनी जो थी एक डिफंक्ट कंपनी आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी। जो शायद आप लोगों ने नाम सुना हो कि हैदराबाद ऑल्विन नाम की एक कंपनी आती थी जो कि आपकी आर्मी की ट्रक्स, शक्तिमान ट्रक्स बनाती थी। ऑल्विन के रेफ्रिजरेटर्स होते थे, ऑल्विन की वॉचेस होती थी, एक समय की बहुत फेमस कंपनी मानी जाती थी। लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिविजन्स, ये जो अलग अलग डिविजन्स थे, ट्रक डिवीजन थी, रेफ्रिजरेटर डिवीजन थी, स्कूटर, लम्ब्रेटा स्कूटर इनकी आती थी, स्कूटर्स डिवीजन थी इनकी, और ये वॉचेस की डिवीजन थी। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन 1993 में एक एक करके धीरे धीरे इनकी सारी डिविजन्स बंद होनी शुरू हुई थी और 1999 में जाके इस कंपनी को आपका डिफंक्ट कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया था। इट यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट। अनरिलेटेड थी, सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज अलग थी, लेकिन आपस में डिवीजन, जो डिफरेंट डिविजन्स थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी वजह से हैदराबाद ऑल्विन कंपनी जो थी उसको आपका बंद करना पड़ा था। तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन होता, इट फोकसेस ऑन ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर परफॉर्मेंस इज एज इट वॉज प्लान्ड एंड शेड्यूल। जैसा परफॉर्मेंस होता है, जैसा शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से ही सारी चीजें, जैसा प्लान होता है, जैसे शेड्यूल होता है, उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस जो है वो आपका काम करता है। नंबर 2, it ensures unity of action. Unity of action. The purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of common purpose. कॉमन पर्पस हमारा है, एक ऑब्जेक्टिव है, सारी चीजें जो होती है उसी की तरफ होती है। जब हम यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी मींस वन, तो एक कॉमन जो पर्पस है, सारे एक्शंस आपके उसी की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स। ध्यान रखिएगा, जब हम यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, एक बाइंडिंग फोर्स की बात कर रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो आपके अचीव हो पाए। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द वन टाइम फंक्शन, खाली एक बार का फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग से शुरू होता है और जब तक कंट्रोलिंग चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका साइमल्टेनियसली चलता चला जाता है। कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया जाता है, इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब हर जगह फैला हुआ है। अगेन मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक थी, कोऑर्डिनेशन हर जगह होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एनएमटी मुंबई डब्बावालास के बारे में बताया, इनके अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर है। एग्जीक्यूटिव होते हैं, मुकद्दम्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, 13 मेंबर्स की इनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं और 4 आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर्स होते हैं। मुकद्दम्स होते हैं, मुकद्दम वो पर्सन होते हैं जो कि हेड्स होते हैं। 20-20, 25-25 डब्बावालास का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनका एक हेड बना दिया जाता है जो कि उनकी सारी एक्टिविटीज को, सॉर्टिंग किस प्रकार से करना है, कलेक्शन किस प्रकार से, कौन सी बोगी में आपका जाएगा, कौन से लगेज कंपार्टमेंट में, किस ट्रेन की किस लगेज कंपार्टमेंट में जाएगा, ये सारा काम मुकद्दम देखते हैं। और मेंबर्स जो है, जो आपके डब्बावालास है, वो मेंबर्स के तौर पर आपके जाने जाते हैं, वो काम करते हैं। तो आपका हर जगह कोऑर्डिनेशन है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो प्रेसिडेंट है, इवन ही आल्सो कैरीज द डब्बा। तो ऐसा नहीं है कि खाली मेंबर्स ही आपके कैरी कर रहे हैं, जो उनके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी आपके डब्बा वाला के तौर पे आपके काम करते हैं, डब्बा को कैरी करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब ये आपका हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, हर लेवल पे उसको आपका परफॉर्म किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर का मैनेजमेंट काम कर रहा है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे हो। टॉप लेवल जो है वो अगर मान लीजिए ओवरऑल पॉलिसीज बना रहा है तो उसमें सबऑर्डिनेट्स के साथ वो आपको कोऑर्डिनेट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन लेवल दोनों के साथ आपका कोऑर्डिनेट करता है, जो कि आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है। और ऑपरेशनल लेवल्स जो होता है, इट कोऑर्डिनेट्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है कि किस प्रकार से एक दूसरे की एक्टिविटीज में ये एक दूसरे को ब्रिज करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अपने आप नहीं आता, कोऑपरेशन अपने आप लाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो होता है डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन लाना पड़ता है।
A manager has to coordinate the efforts of different people in conscious and deliberate manner. Deliberate मतलब जानबूझकर। इसका मतलब यह है कि अपने आप होने वाली एक्टिविटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन लाना पड़ता है। Even where the members of the department willingly cooperate and work, coordination gives direction to their willing spirit. अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन चल भी रहा है तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका लाना जरूरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे कोऑर्डिनेशन के बारे में और कोऑपरेशन के बारे में बात किया जाता है और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपका लाना पड़ता है ऑल्दो द एम्प्लॉइज आर विलिंग टू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो ये हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। यहां पे इंपॉर्टेंस है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ग्रोथ इन साइज होता चला जा रहा है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं और स्पेशलाइजेशन होते हैं। ग्रोथ इन साइज की बात जब हम करते हैं, इसका मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आज जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका कॉम्प्लेक्सिटीज भरी है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपका इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जाती है, तो वो अपने मेंबर्स भी इंक्रीज करते चले जाते हैं और सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो खाली कोऑर्डिनेशन इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के साइज को आपको इंक्रीज करना है तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका लाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने ऑलविन का आपको एग्जांपल बताया था, अलग अलग डिवीजन थे, बंद क्यों हो गई? क्योंकि उनका वहां पे मिसमैनेजमेंट आ रहा था। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो थे, ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, मार्केटिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक गुड्स आपके प्रोड्यूस नहीं हो जाते। गुड्स आपके तब तक प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होंगे जब तक कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट उनको आपका एक्चुअल डेटा नहीं दे देती कि किस प्रकार से डिमांड जो है वो आपकी मार्केट में सर्वाइव कर रही है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। भले ही उनके फंक्शंस अलग अलग है, बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन वहां पे लाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, कॉम्प्लेक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बहुत सी कंपनीज जो है वो आपके अडॉप्ट कर रही है और अडॉप्ट करने के लिए उनको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। स्पेशलिस्ट के साथ एक ईगो प्रॉब्लम सामने आती है। उनको लगता है कि अगर उनको अपॉइंट किया गया तो वो किसी से आपकी कोई राय मशवरा लेने नहीं जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये प्रोफेशनल क्राइटेरिया जो होता है अगर जब फुलफिल नहीं होता तो दिस ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन के काम को पूरा करने के लिए, फुलफिल को करने के लिए कोऑर्डिनेशन लाना बहुत जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन इससे आपकी बहुत हद तक इफेक्ट हो सकती है। लास्ट टॉपिक जो अगर हम लेके चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कहा जाता है ये कोऑर्डिनेशन आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा कही जाती है या सार, मैनेजमेंट का आपका सार कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन को स्टडी करने के लिए 2 पॉइंट्स हम लेके चल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म एट द फंक्शंस, परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपको मालूम है प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। जब प्लानिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के प्लान्स बनाए जाते हैं, अलग अलग लेवल्स पे हमारे प्लान बनाए जाते हैं। जो मास्टर प्लान हो या डिपार्टमेंटल प्लान्स हो, इनके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग की जब बात करते हैं, रिसोर्सेज को किस प्रकार से डिप्लॉय करना है, किस प्रकार से हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको हमारे को किस प्रकार से डेलीगेट करना है या किस प्रकार से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें फिक्स करना है, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में लेके चलते हैं। स्टाफिंग की बात आती है, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा को स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारे को उसको जॉब में अपॉइंट करना चाहिए। डायरेक्टिंग की बात आती है, अगेन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हम आपका फिक्स करते हैं, किस प्रकार से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना है, किस प्रकार से डिसेंट्रलाइज करना है, इन सब के बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सिमिलरली जब कंट्रोलिंग की आपकी बात की जाती है तो कंट्रोलिंग के केस पे हम जब भी आपकी बात करते हैं तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से है, वहां पे हमारे को स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लास्टली अगर हम लेके चलते हैं
कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। जैसे पहले हम लोग आपका डिस्कस करके चल रहे थे, टॉप लेवल की अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, मिडिल लेवल जो होते हैं अपने टैक्टिकल्स प्लान बनाते हैं, और लोअर लेवल पे उनके ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन आपका होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन, इन्हीं कारण की वजह से कोऑर्डिनेशन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्टली अगर हम आपका लेके चलते हैं तो ध्यान रखना है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोसेस एंड वर्किंग टुगेदर इज ए सक्सेस। हेनरी फोर्ड ने अगर आपका कहा है, क्योंकि अगर जब हम इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे, तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस आपकी आती है। दैट इज ऑल फॉर कोऑर्डिनेशन। होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। कोऑर्डिनेशन में किस प्रकार से उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कोऑर्डिनेशन जरूरी है उसका इंपॉर्टेंस, एंड फाइनली कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।